Hello friends, I am Dr. Sunny Malik. I am a cancer pain and palliative care specialist at Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center, नीति बाग, साउथ दिल्ली। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ पैलिएटिव केयर। अक्सर पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स हमसे ये सवाल पूछते हैं कि एक्चुअल में पैलिएटिव केयर क्या है। सो पैलिएटिव केयर इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो खास तौर से डील करती है क्रॉनिक लाइफ लिमिटिंग इलनेसेस के साथ में। ये इलनेसेस इंक्लूड करती हैं खास तौर से कैंसर पेशेंट्स, स्पेशली द स्टेज 3 एंड स्टेज 4 मेटास्टेटिक डिजीज पेशेंट्स या फिर टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स। सेकेंड कैटेगरी आती है वो पेशेंट्स जिनको कुछ ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, मोटर न्यूरॉन डिजीजेस, एल्जाइमर्स, पार्किंसन डिजीज़, पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स जिनको की बहुत पेन है और या फिर वो बेड रिडन हो गए हैं, या ALS पेशेंट्स। नेक्स्ट कैटेगरी आती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज पेशेंट्स जिनके मल्टीपल एडमिशन्स हो रहे हैं, स्पेशली इन दी हॉस्पिटल्स एंड दी ICUs या फिर HDU जो इसको की हाई डिपेंडेंसी यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट आता है कार्डियक फेलियर पेशेंट्स जिनको की लो इजेक्शन फ्रैक्शन है, यानी कि हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गई है और डेली जो उनकी लाइफ है वो ट्रबलसम है और सफरिंग से भरी हुई है। देन रिफ्रैक्टरी आर्थराइटिस पेशेंट्स जिनकी डिजीज स्टेटस इतना बढ़ गया है कि उनको मल्टीपल जॉइंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं और दर्द हो रहा है। रिफ्रैक्टरी न्यूरोपैथीज और पॉलीन्यूरोपैथीज जैसे डायबिटीज़ जो कंट्रोल नहीं हो रही है, थायराइड जो कंट्रोल नहीं हो रहा है और उसकी वजह से पेन हो रहा है, टिंगलिंग हो रही है, नमनेस हो रही है, या तो अपर लिम्ब के अंदर या लोअर लिम्ब के अंदर, पैरों में और हाथों में, जिसकी वजह से उनकी जो डेली लाइफ है और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हैम्पर हो रही है। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा सबसेट ऑफ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स आता है जिसको कहते हैं जेरियाट्रिक एज ग्रुप, यानी कि ओल्ड एज पेशेंट्स। ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर जो फिजियोलॉजिकल रिजर्व होता है वो यूजुअली रिड्यूस्ड होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर डे बाय डे जो है प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं और सफरिंग्स बढ़ती चली जा रही है। तो ये भी सबसेट ऑफ पेशेंट्स जो है उनके लिए दी जाती है जिसको कहते हैं जेरियाट्रिक पैलिएटिव केयर। एंड लास्टली वन मोर सब ग्रुप होता है जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं लाइक किडनीज एंड लिवर। तो किडनी और लिवर का डिसफंक्शन हो गया है और वो फेलियर में है, तो इनकी सफरिंग्स को रिड्यूस करना ये भी पैलिएटिव केयर के अंदर आता है। सो अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द एम ऑफ पैलिएटिव केयर, सो द एम ऑफ पैलिएटिव केयर इज टू रिड्यूस द सफरिंग्स ऑफ द पेशेंट एंड टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये मेन एम है दो। कैसे किया जाता है? तो अर्ली इंटीग्रेशन ऑफ पैलिएटिव केयर करना, ये जितनी भी क्रॉनिक लाइफ लिमिटिंग इलनेसेस है अगर पॉसिबल हो पाता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है पेशेंट की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि क्या पैलिएटिव केयर सिर्फ एंड ऑफ लाइफ केयर है? सो आंसर है नो। पैलिएटिव केयर इट शुड बी स्टार्टेड एट द अर्लीस्ट इन द डिजीज ट्रेजेक्ट्री। सो इसके 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज है कि जब डिजीज डायग्नोज हुई, कोई भी क्रॉनिक लाइफ लिमिटिंग इलनेस जो है डायग्नोज हुई, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कैंसर डायग्नोज हुआ, तो उस मोमेंट के ऊपर हम डिजीज डायरेक्टेड थेरेपी के लिए जाते हैं या तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास या फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास और थर्ड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, जो हमारा बायोप्सी करके और हमारे स्कैन्स करा के डायग्नोसिस बनाते हैं और ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं। उसके साथ में कुछ रोल होता है पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट का। क्या रोल होता है? जो डिजीज के डायग्नोसिस के साथ में साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ पेन आ रहे हैं और जो बर्डन आ रहा है उसको टैकल करना बाय वे ऑफ काउंसलिंग। दिस इज नोन एज अर्ली पैलिएटिव केयर। इसके बाद डिजीज ट्रेजेक्ट्री के अंदर अगर भगवान ना करे कि डिजीज बढ़ती है तो धीरे धीरे सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। सिम्टम्स मोस्ट कॉमन जो है वो है पेन। इन 69% ऑफ द केसेस ऐसा पाया गया है कि पेन होता है। स्वेलिंग्स हो सकती हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, रिकरेंट डायरियाज, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कॉफिंग हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, अलॉन्ग विद दी साइकोसोशल बर्डन। तो इस मोमेंट के ऊपर पैलिएटिव केयर का रोल थोड़ा सा बढ़ जाता है, अलॉन्ग विद दी डिजीज डायरेक्टेड थेरेपी जो कि कंटिन्यूइंग रहती है। तो पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट अपार्ट फ्रॉम काउंसलिंग
कुछ मेडिसिन देना प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि इन सिम्टम्स को रिड्यूस करा जाए, जिसके लिए करेक्टरिस्टिक वर्ड है टू रिड्यूस द सिम्टम बर्डन। दिस इज नोन एज इंटीग्रेटिव पैलेटिव केयर और टाइमली पैलेटिव केयर। नेक्स्ट जो फेज होता है, जिसमें कई बार ऐसा पाया गया है कि डिजीज बढ़ गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और डिजीज डायरेक्टेड थेरेपी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो रही है, तो ये सिम्टम्स रिफ्रैक्टरी हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। दिस इज नोन एज ट्रांजिशन टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज ऑफ पैलेटिव केयर, जिसको कि हॉस्पिस केयर कहा जाता है। और क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो रिफ्रैक्टरी हैं और कॉम्प्लेक्स हैं, तो इन मोमेंट्स के ऊपर पेशेंट की सफरिंग्स रिड्यूस करना और उनको कंफर्ट प्रोवाइड करना, ये प्राइम इंपॉर्टेंस हो जाती है, विच इज़ डन बाय द पैलेटिव केयर स्पेशलिस्ट। बाय डेफिनीशन इस हॉस्पिस केयर फेज को लास्ट 3 to 6 months ऑफ लाइफ कहा जाता है, जिसमें प्रायोरिटी इज टू रिड्यूस पेन एंड रिड्यूस द सफरिंग। आप ट्रीट नहीं कर पाते, आपको कंट्रोल करने होते हैं सिम्टम्स को। फिर जो अगली फेज आती है, जो फोर्थ फेज है, उसको कहा जाता है एंड ऑफ लाइफ केयर, मीनिंग लास्ट फ्यू डेज टू फ्यू आवर्स और फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ। ये फेज जो है इसको कहा जाता है एंड ऑफ लाइफ केयर। एंड ऑफ लाइफ केयर में ये जो सिम्टम्स हैं ये पीक पे होते हैं और पेशेंट की फैमिली को, क्योंकि रैपो बिल्डिंग के थ्रू बताया गया होता है कि इस फेज में पेशेंट माइट लैंड अप, तो पेशेंट की सफरिंग्स को कम किया जाता है और उनको लास्ट मोमेंट्स के ऊपर रिलीविंग दी जाती है, स्पेशली फ्रॉम द पेन एंड द सिम्टम्स। सो जो कंसेप्ट है कि वी शुड लिव वेल, तो लिव वेल कैसे? अर्ली पैलेटिव केयर के साथ, टाइमली पैलेटिव केयर के साथ, इंटीग्रेटिव पैलेटिव केयर के साथ एंड अ गुड हॉस्पिस केयर के साथ। एंड वी शुड ऑल्सो लीव वेल, हाउ? बाई गुड एंड ऑफ लाइफ केयर। एंड लास्टली जो अगली फेज आती है पोस्ट डेथ और पोस्ट एंड ऑफ लाइफ, दैट इज नोन एज द बेरीवमेंट फेज, जिसमें कि केयर गिवर्स के साथ में जो साइकोलॉजिकल बर्डन आता है उनकी ग्रीफ साइकिल के थ्रू के पीरियड में, उसको रिड्यूस करना बाय वे ऑफ काउंसलिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता है टू बी डन बाय द पैलेटिव केयर स्पेशलिस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैलेटिव केयर इन क्रॉनिक लाइफ लिमिटिंग इलनेसेस, स्पेशली कैंसर्स। अक्सर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है एज ए पैलेटिव केयर स्पेशलिस्ट कि काउंसलिंग सेशंस के अंदर आखिर बताया क्या जाता है, तो उसका एक पार्ट मैं डिस्कस करूंगा आज। तो जब भी फैमिली मेंबर्स, जिनको कि केयर गिवर्स भी कहा जाता है, वो हमसे मिलने आते हैं पेशेंट की डिजीज़ स्टेटस के बारे में जानने के लिए, तो उनके मन में सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पेशेंट की स्टेज क्या है डिजीज़ की। उसके साथ में क्वेश्चन ये होता है कि आगे क्या होने वाला है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है उनके मन में, और उनकी सफरिंग्स जो हैं जब बढ़ेंगी तो उनके साथ में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो इस सारे प्रोसेस को जब हम उनको ये बात बताते हैं कि ये स्टेज 3 या स्टेज 4 डिजीज़ है, मेटास्टेटिक है, मल्टीपल ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं डिजीज़ के साथ में, तो डेफिनेटली एज ए डॉक्टर हमें पता है कि सिम्टम बर्डन आएगा। तो उन सिम्टम्स को रिड्यूस करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इस चीज़ के लिए उनको ये आश्वस्त किया जाता है कि एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा और हर पल पे पेशेंट की सफरिंग्स को रिड्यूस करना और सिम्टम बर्डन को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाएगी। इसमें केयर गिवर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो प्राइमरी यानी फैमिली मेम्बर जो है वो प्राइमरी केयर टेकर भी होता है पेशेंट का। और कैंसर जर्नी में अक्सर ये कहा जाता है कि इट इज़ नॉट ओनली द पेशेंट हु इज़ सफरिंग, द फैमिली इज़ ऑल्सो सफरिंग। तो एडवांस केयर प्लान, ACP कहते हैं इसको, ये बनवाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये होता है बाय मल्टीपल काउंसलिंग सेशंस एंड मल्टीपल डिस्कशंस विद द पेशेंट एज वेल एज द फैमिली मेम्बर्स। इसमें क्या बताया जाता है? इसमें ये बताया जाता है कि जब डिस्चार्ज के बाद में या OPD विजिट के बाद में पेशेंट जाएगा घर पे, तो उनको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं और उन सिम्टम्स को पहचानना है एट द अर्लीस्ट, और इमरजेंसी में कन्वर्ट होने के पहले सेमी इमरजेंसी में ही पेशेंट को अगर ज़रूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेकर आना है। दूसरा, जब ये सिम्टम्स आएंगे तो हमारी पॉलिसी होती है कि वी से दिस पॉलिसी, वी विल रिवर्स द रिवर्सिबल्स एंड वी विल पैलिएट द इरिवर्सिबल्स। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंड ऑफ लाइफ केयर ही होगी पैलिएटिव केयर के अंदर, ये फैमिली मेम्बर्स को हम समझाते हैं। सिम्टम्स जैसे कि पेन आया है, इन्फेक्शन हो गया है, कॉफिंग हो रही है, नोज़िया वॉमिटिंग है जो रिफ्रैक्टरी होती चली जा रही है, या फिर बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया यानी कि उनका मोशन आना कम हो रहा है, पेट फूल रहा है, पेट में पानी भर रहा है, तो ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं एक लेवल तक। तो पैलिएटिव केयर के अंदर ये सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट भी दिया जाता है अपार्ट फ्रॉम दी काउंसलिंग। और इरिवर्सिबल चीज़ें यानी कि ये सिम्टम्स डिस्पाइट द ट्रीटमेंट, एग्रेसिव ट्रीटमेंट, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और सिम्टम्स डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो फिर उन सिम्टम्स को पैलिएट किया जाता है और गुड एंड ऑफ लाइफ केयर दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि फ्यूटाइल ट्रीटमेंट जो है उसको रोका जा सके एक हद तक। फ्यूटाइल ट्रीटमेंट यानी कि आप ट्रीटमेंट दे रहे हो और आपको पता है कि डिज़ीज़ का स्टेटस बहुत हाई है और वाइटल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तो पेशेंट के बचने के चांसेस कम हैं, तो अननेसेसरीली उनके ऊपर एग्रेसिव ट्रीटमेंट दे के बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ का एडवांस केयर प्लान जो है वो फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करके, जीत करके, ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ में डिस्कशन करके, जिसको कि मल्टी डिसिप्लिनरी डिस्कशंस कहा जाता है इन दी ट्यूमर बोर्ड्स, तो पेशेंट का प्लान और गोल्स ऑफ केयर बनाया जाता है, वेदर द पेशेंट इज़ क्यूरेटिव और द पेशेंट इज़ पैलिएटिव। नेक्स्ट एक फेज़ होती है जो बाहर की कुछ कंट्रीज़ में और अब इंडिया में भी बनाया जाता है, जिसको कि कहा जाता है एडवांस डायरेक्टिव। एडवांस डायरेक्टिव का मतलब है कि जब मल्टीपल सेशंस हो चुके हैं पेशेंट के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में, डॉक्टर्स के और पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट के, और उनको उनके डिजीज़ के स्टेटस के बारे में पता है, उनको उनका प्रोग्नोसिस पता है, एंटिसिपेटरी इवेंट्स क्या होने वाले हैं उनको ये पता है, तो उस कंडीशन के अंदर वो लोग कई बार साइन करके देते हैं कि जब हम ऐसी स्थिति में होंगे कि हम अपने लिए डिसीज़न नहीं ले सकते हैं, तो हमारे लिए डिसीज़न हमारे फैमिली मेम्बर्स में से 1, 2, 3 किस सीक्वेंस में कौन से मेंबर्स लेंगे, हमें आईसीयू का ट्रीटमेंट अगर दिया जाए तो कैसा दिया जाए और किस हद तक दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए, ये सारी चीज़ें साइन करके और नोटराइज कराई जाती हैं अंडर दी कोर्ट ऑफ लॉ। इसको एडवांस डायरेक्टिव कहते हैं। तो जो पेशेंट्स के अंदर रेपो बिल्डिंग अच्छी हो जाती है, मल्टीपल डिस्कशंस हो जाते हैं और अर्ली और इंटीग्रेटिव पैलिएटिव केयर उनको प्रोवाइड हो जाती है, तो एंड ऑफ लाइफ केयर कैसी होनी है और किस लेवल तक होनी है और कैसी होनी है, इस चीज़ का एडवांस केयर प्लान और एडवांस डायरेक्टिव भी साइन किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ केयर गिवर एजुकेशन एंड मल्टीपल डिस्कशंस। थैंक यू।